का सबसे बड़ा सो खुशामदीद गद्दार है नाजरीन, वो। आप तमामी ये पैनल्स में आए हुए मैं तभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल कर यहां पर आए और इस डिबेट में आप शामिल हुए हैं। हिंदुस्तान डेली की जानिब से मैं आप तमाम पैनलिस्ट का खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सवाल और जवाब में। यहाँ पर हमारे तमाम विषय पर गुफ्तगू होती है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो इस वक्त दुनिया में गश्त कर रहे हैं या लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे हैं, उन विषय पर हम चर्चा करते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है इम्तियाज़ जलील साहब, जो कि कुछ दिन पहले गवंडी में जिनकी आमद हुई थी और आमद पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के आमदार अबू आसिम आज़मी पर एक टिप्पणी की थी। उसी विषय पर आज हमारी चर्चा होनी है। आप तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथ इस वक्त मेरे सीधे हाथ की तरफ मौजूद हैं अतीक साहब, जो कि प्रोफेसर है। अतीक साहब महाराष्ट्र एमआईएम के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका इस्तकबाल किया जाता है। साथ ही साथ गवंडी से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तान डेली के सीनियर सहाफ़ी शाहिद खान साहब मेरे साथ पैनल में मौजूद है। शाहिद खान साहब, आपका भी इस्तकबाल है। और वहीं हमारे समाज सेवक गवंडी से ताल्लुक़ रखने वाले आतिफ़ खान साहब इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। आतिफ़ खान साहब, आपका भी स्वागत है। वहीं जमील शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वार्ड नंबर 138 के अध्यक्ष हैं, आपका भी इस्तकबाल है। चारों पैनलिस्ट का हम हिंदुस्तान की जानिब से, इस हमारे चैनल की जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं। चारों पैनलिस्ट से मैं गुजारिश करूंगा कि इससे पहले कि हम इस डिबेट को आगे शुरू करें, इससे पहले आप इस नोट को देखें और फिर उसके बाद हम आगे गुफ्तगू करेंगे। इसमें लिखा है, सभी पैनलिस्ट से अनुरोध है कि दिए गए विषय पर ही चर्चा करें। कोई भी पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। कोई भी पैनलिस्ट किसी भी जाति, धर्म, समाज पर अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। यदि पैनलिस्ट को अपने विचार व्यक्त करने हैं, यानी कुछ कहना है, तो अपने हाथ को ऊपर करेगा। सभी पैनलिस्ट भाषा की मर्यादा का ख्याल रखेंगे। ये है इस कायदा, और इस कायदे का हम सबको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये जो कायदा आपने देखा, इस कायदे का आप सबको ख्याल रखना है। अब वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिस पर आज हमारी चर्चा होनी है। उस वीडियो को आप एक बार देखें और फिर उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। अंदर जाने का डर सता रहा था तो सोचा खाम का सौदा कर लूं। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, आगाज तूने किया है। आज अगर एकनाथ शिंदे के जितने भी आमदार हैं, उन्हें लोग गद्दार कह के पुकारते हैं, मैं समझता हूं अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दार है तो लाल टोपी पहनकर तुम्हारी गलियों में घूमने वाला ये अबू आसिम है। और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बताऊं कितने की डील हुई थी, कितने का सौदा हुआ था देवेंद्र फडणवीस के साथ। इम्तियाज जलील को हराना है, तुझे हमारी मदद करनी होगी। मैं जानता हूं दौलत इतनी कमा लिया है कि अंदर जाने का डर सता रहा था तो सोचा खाम का सौदा कर लूं। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, आगाज तूने किया है, अंजाम तक तुझे इंशाअल्लाह हम पहुंचाएंगे। तो नाज़रीन, देखा आपने इम्तियाज़ जलील साहब का ये बयान, जिस बयान के बाद वाकई में पूरे मुंबई में कहीं ना कहीं हड़बड़ सी मची है राजनीति के माहौल में। और जिस जितने तरह भी से ये आमदार बात हुई है, उस बात को लेकर पूरे गवंडी में चर्चा हो रही है कि आखिर इम्तियाज़ जलील साहब, जो कि एक सम्मानजनक व्यक्ति है, एक जिम्मेदार पोस्ट पर है पार्टी की, और उनका फिर ऐसा बयान आना अबू आसिम आज़मी को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डालता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अतीक साहब, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अतीक साहब, जिस तरह से ये कहा गया है, इम्तियाज़ जलील साहब ने ये बयान दिया कि लाल टोपी पहन के घूमने वाला, लाल टोपी पहन के घूमने वाला ये व्यक्ति जो कि समाज का गद्दार है, क्या आप इस बात को तायद करते हैं, इस बात को सही मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं इस बात को सही मानता हूँ। जिन्होंने कौम के साथ गद्दारी की है, इम्तियाज़ जलील साहब ने कुछ उसमें गलत बात नहीं कि कही। अंदर जाने का डर कौम सता रहा था। कौम का गद्दार कहना उनके लिए उसकी उसका रीज़न भी है कौम का गद्दार कहने का। जिस तरह से जो अभी विधानसभा इलेक्शन 2024 में गुजरा है, जी इस इलेक्शन में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने डीलिंग की है और जहां-जहां पब्लिक के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे, वहां पर ये जाकर हराने का जो काम करने की कोशिश की है। जैसे फरीदाबाद में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 5,000 वोट से और 2,000 वोट से इम्तियाज जलील जैसी शख्सियत जो हार जाती है। मालेगांव के अंदर, दुनिया के अंदर आपने देखा
जहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करके मुस्लिम नुमाइंदों को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए इम्तियाज जलील साहब ने गद्दार था। अच्छा, तो नाज़रीन आपने भी और सुना अगर कि मैं जिस झूठ तरह कह से रहा हमारे हूं इन्होंने कहा, अतीक सर ने कहा है कि जो वो तायद करते हैं इस बात की कि जो इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा वाक़ई में वो सच है। यहाँ पर सबसे पहले हमने अतीक सर से ये पूछा। अब मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा हमारे जो कि पैनलिस्ट समाजवादी से ताल्लुक़ रखते जमील साहब, क्या आप इस बात की सहमति है जिस तरह से अतीक सर कह रहे हैं, या इम्तियाज़ जलील साहब ने इस बात को कहा, क्या आप इस बात की तायद करते हैं कि जो ये कहा है ये सही है, ये इल्ज़ाम लगा है अबू आसिम आज़मी पर, तो क्या कहेंगे आप यहाँ पर? जी। आवाज नहीं आ रही आपकी? जी, जी, बताइए, आ जमील रही है। भाई, हम लोग को नहीं आ जमील रहा है। साहब। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी, हेलो, जी, बोलिए, आ आवाज रही आ है रही है? आवाज़, बोलिए आ रही बोलिए, है। आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं मैं ये कहना समझता चाहूंगा हूं अगर कि उन्होंने ये जो शिवाजी नगर में शिवाजी मानपुर में आके कहा, एक जी, तो बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। जिस पार्टी का वजूद 2014 से जिनका जन्म हुआ है, जिन्होंने सेकुलर पार्टियों को खत्म करने की सुपारी ली है, वो पार्टी का एक एक्स सांसद आके मानपुर शिवाजी नगर में, जो अबू आसिम आजमी साहब 4 बार से विधायक हैं, पहली बार नहीं जीते हैं, जनता के दिलों में उनके लिए प्यार है। और वो प्यार इसलिए है क्योंकि गोइंडी की जनता का उन्होंने काम किया है। समाजवादी पार्टी ने इन 4 बार विधायकी में 20 सालों से उनके नेतृत्व में गोइंडी का विकास हुआ है। जी, अब उनको पारी मिली है अबू आसिम आजमी को हराने की, जी, फिर भी नाकाम हो गए। अब मैं ये दावत इम्तियाज जलील साहब को देना चाहूंगा कि आने वाले विधानसभा में 4 साल और तैयारी कर लें। 4 साल और तैयारी करने के बाद अबू आसिम आजमी साहब अगर सलामत रहे तो उनके सामने आकर इम्तियाज जलील साहब एक बार चुनाव लड़ लें। देखिए दूध यहाँ का जिस दूध और तरह पानी का पानी होता है। गोइंदी की जनता समझदार, इम्तियाज जलील गोइंदी साहब की की आप जनता बात कर बिल्कुल रहे हैं, समझदार है। कहीं ना कहीं पिछले ही आमदारी के चुनाव में अतीक साहब का पल्ला कुछ पल के लिए लोगों को भारी लग रहा था और काफी कड़ी टक्कर दी थी अतीक सर ने। आप इम्तियाज जलील साहब की बात कर रहे हैं कि वो आए चुनाव में। भाई, आपको मालूम होगा कि अबू आसिम आजमी साहब, जी, आपकी आवाज नहीं आ रही? अबू आ रही आसिम आवाज। आजमी साहब कितनी वोटों से जीते हैं आपको पता है? टक्कर किसको कहते हैं? जी, टक्कर उसको है जब 1000 2000 से लीड हो। 12,000 की लीड है। जी, देखिए इतने बारह बड़े हजार की वार्ड लीड में, है, इसको आप टक्कर कैसे करेंगे? लेकिन ठीक जहां है, जहां लोकतंत्र लाखों है। की तादाद में ठीक वोटर्स से हों भी और वहां लोगों ने बारह पसंद हजार किया, वोट। एक ज्यादा वोट मिला। नहीं, मैं इस बात पर आपको यही पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि 12,000 की लीड है, अबू आसिम आजमी जैसा नेता जो कि 4 बार विधायक की बात कर रहे हैं और वहां 12,000 की लीड एक बच्चे के सामने, तो ये बात तो किसी को भी हजम नहीं होगी। इसलिए नहीं होती है कि सुपारी लेके देगा भेजा गया था। और यहाँ पर अच्छा। नवाब मलिक नवाब मलिक जी, नवाब मलिक साहब भी यहाँ पर चुनाव में थे। जी, एक बड़ा चेहरा है। और कहीं ना कहीं गुस्ताखे रसूल को सपोर्ट करने के बिना पर अजीत दादा पवार की पार्टी से आए थे। उन्होंने उनको वोट न देते हुए यह वोट कन्वर्ट किया है। अच्छा, और हर जगह आदमी पूरे वोट नहीं लेता, 10,000 की लीड बहुत होती है। और कहीं ना कहीं वोट काटने का काम हुआ, लोगों को बहकाने का काम हुआ, तो बहकाने में लोग आ गए। गोंडी की जनता बड़ी भोली भाली है, बड़े बड़े चलिए। वादे और बड़े बड़े भाषणों के चक्कर में आ गए। जी, लेकिन जी, गोइंटी की जनता ने बड़ी समझदारी से काम किया। और चौथी बार अबू आसिम आजमी साहब को उनके विकास के कामों को देखते हुए और कौम के लिए जो हमेशा जी, आवाज जी, उठाता मैं आ है, रहा हूं अतीक सर, आप पर आ रहा हूं। कौम के लिए हमेशा आवाज उठाता है। गोविंद अबू आसिम आजमी एक गोइंडी की आवाज नहीं है, बल्कि पूरे जी, हिंदुस्तान की आवाज है।
यहाँ मैं अब मौका देना चाहूंगा आतिफ खान साहब को, पहले इनके विचार जान लेते हैं, फिर अतीक साहब मैं आप पर भी आऊंगा। आतिक खान साहब, जिस तरह से ये दोनों पैनलिस्ट ने बताया, एक तरफ से इम्तियाज जलील साहब का इल्जाम लगना और उस पर डिफेंड करना, उसको रिटर्न अटैक करना यहाँ पर समाजवादी की तरफ से हुआ। आप एक समाज सेवक है, गवंडी से ताल्लुक रखते हैं, आप कैसे देखते हैं इन दोनों के बयान को? सिराज भाई अस्सलाम वालेकुम, और वालेकुम सभी सलाम नाजरीन जो देख रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। जी। मैं तो यही बोलूंगा वालेकुम सिराज भाई सलाम। की दोनों पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों के अपने अपने नेता है, तो इल्जामात और बाकी चीजें तो चलती रहेंगी। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोनों पार्टी काम करना चाहिए लोगों के लिए, दोनों कौम की बात करती है, दोनों भी पार्टी, चाहे अबू हाशिम आजमी हो चाहे इम्तियाज जलील साहब हो, और मैं दोनों नेता की रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो इम्तियाज जलील साहब हो चाहे अबू हाशिम आजमी साहब हो, जी क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं, इम्तियाज जलील साहब ने भी औरंगाबाद में बहुत सारे काम किए हैं, पहले एमएलए रह चुके, एमपी रह चुके हैं, और हमारे अब्बू हाशिम आजमी हमारे गोंडी मानपुर विधानसभा के एमएलए है, तो उनसे भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो भी काम करें, और काम पर राजनीति होना चाहिए। ये जो बयानबाजी हो रही है, इससे कहीं ना कहीं तीसरे जो लोग हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे कौम के दुश्मन हैं, वो फायदा उठा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टीज को मिलकर बैठकर बात करके और एक रणनीति बनाकर आगे मुसलमानों की बात करते हैं, उस हिसाब से फैसले लेना चाहिए, और अच्छे लोगों को, अच्छे नेताओं को आगे लेकर आना चाहिए, अच्छे लीडर्स बनाना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। शाहिद खान साहब, आप क्या कहेंगे? दोनों के जवाबात मिले, दोनों के जवाबात को सुनकर आपका क्या विचार है इस वक्त? मेरा कहना तो ये है सिराज जी जी कि जैसे करा है कि आतिफ अतीक एक छोटा लड़का जिसने 42,000 वोट लेकर आए, तो इनको भी तो देन अबू हाशिम आजमी की है, क्योंकि इम्तियाज जलील के सामने जब खड़ा किया गया समाजवादी पार्टी वाले को, बंदे को, जी तो उन्होंने फिर सोचा कि आतिफ को वहां से टिकट दे दिया जाए। तो इनको, आतिफ को तो अबू हाशिम आजमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे इनकी वजह से ही ये सीट मिली, जो मैंने 42,000 वोट लाया। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो अबू हाशिम आजमी चौथी बार इलेक्शन लड़ रहे थे, चौथी बार इलेक्शन लड़के उनको फॉर्म भर के अपने घर पे आराम से बैठा और उनको जीतना चाहिए था, मगर फिर भी उन्होंने जद्दोजहद की है। ओके। तो समझ चलिए, जाइए। यहाँ मैं अतीक सर आपके पास फिर से आना चाहूंगा। अतीक भाई, जिस तरह से अब ये दोनों पैनलिस्ट, एक पैनलिस्ट ने कहा, ये तीनों के जवाब आप सुने, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अतीक भाई, अतीक सर। हाँ जी हाँ, पहले मैं सबसे पहले मेरे बड़े भाई जमील भाई को करेक्ट कर दूं कि ये कह रहे हैं एमआईएम पार्टी जो 2014 में जनी थी। एमआईएम पार्टी उस वक्त जनी थी 1996। जमील भाई को थोड़ा करेक्शन करना जरूरी है, और गलती इनकी नहीं है। 2014 और 2009 में अबू हाशिम आजमी साहब जीतकर पहली बार गवर्नमेंट से आए थे, और उसके पहले उनके ही जो साथी हैं यूसुफ अफगानी साहब वो हुआ करते थे। और इन दोनों व्यक्ति ने जो है एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया, तो उस वजह से थोड़ा सा नॉलेज का अभाव है। और दूसरी चीज ये, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा इम्तियाज जलील साहब को ये दावत दे रहे हैं कि आने वाले 4 साल के बाद आकर इलेक्शन लड़ेंगे। ये कहना चाहूंगा कि इम्तियाज जलील साहब ने अबू हाशिम आजमी साहब पर एहसान किया कि उन्होंने मुझे लड़ाया, वो खुद नहीं लड़े। वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था नहीं, उसके बाद भी 42,000 वोट तो बाद में है, लेकिन जिस दिन हमारी आखिरी सभा थी उस दिन मैं हाशिम आजमी साहब के साथ पर्सनल अतीक अतीक सर, आपकी आवाज से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, पीछे से बहुत डिस्टरबेंस है किसी की आवाज से। तो नहीं नहीं, मैं अकेले बैठा हुआ हूँ बिल्कुल। किसी तो की मैं ये कह पैनलिस्ट की, रहा था किसी कि किसी हमारी पैनलिस्ट के पीछे से बहुत आवाज आ रही है। जमील सर, हमारी आप कहाँ एक हैं? आखिरी जमील, सभा थी। जमील सर। हेलो, बोलिए जी अतीक बोलिए सर, बोलिए बोलिए। अतीक सर। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारी जो आखिरी सभा थी उस सभा के सामने जब अबू हाशिम आजमी साहब का गुजर हुआ, अल्लाह उनको हयात देवे, लंबी उम्र देवे, मैं ऐसी दुआ करता हूँ। लेकिन उस दिन वो अस्पताल पहुंच गए थे, और ये जमील साहब जो अपने ही नेता के दुश्मन बने बैठे हैं, ये इम्तियाज जलील साहब को दावत दे रहे हैं। अगर एक ऐसा बंदा जो कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, एक ऐसा बंदा जो पॉलिटिशियन नहीं है, उसके आने से एक झटका लग सकता है, तो इम्तियाज जलील साहब जो हार गए इलेक्शन, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ हार गए इलेक्शन,
लेकिन इनके जीते हुए नेता जिन्होंने 52,000 वोट 54,000 वोट लेकर यहाँ से जीत हासिल की, चौथी बार में उनसे कहीं ज्यादा वोट हारने के बाद 92,000 वोट लेकर इम्तियाज जलील साहब ने लोगों की मोहब्बत को जीता है। और रही बात इतने बड़े नेता है, 4 बार के विधायक हैं, 5-5 बार के उनके यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स हैं, उसके बाद भी गली गली उनको घूमना पड़ता है, उनके लोगों को रात को डराना पड़ता है, धमकाना पड़ता है और मेरे ऊपर अटैक करना पड़ता है ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। तो लोगों की मोहब्बत जो है वो पता चलती है इन सारे कामों की वजह से कि कितनी मोहब्बत है। और जो डेवलपमेंट की उन्होंने बात की, वो डेवलपमेंट मैं क्या बताऊँ आपको, गोवंडी का बच्चा बच्चा उस डेवलपमेंट को जान रहा है कि पिछले 14-15 सालों के अंदर या 20 सालों के अंदर गोवंडी के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो मैं बस जमील भाई को करेक्ट करना चाहता हूँ कि एमआईएम पार्टी 1927 की है, शायद जब भी आपका भी जन्म ना हुआ हो तब की ये पार्टी है। लेकिन अतीक साहब, जिस तरह से इम्तियाज जलील साहब ने एक सम्मानजनक व्यक्ति ही कहूंगा मैं, अबू आसिम आजमी कोई नाम छोटा नहीं है, गवंडी के विधायक है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, समाजवादी पार्टी को। उन पर ऐसा कहना कौम का गद्दार, तो ये किस एविडेंस पर उन्होंने कहा है कि वो कौम के गद्दार हैं? कौम का गद्दार, देखिए पॉलिटिकल सेंस में कौम के गद्दार वो इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि विधानसभा इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने सुपारी लेकर बड़े दिग्गज लीडरों को हराने की कोशिश की, नहीं, या इसका तो एविडेंस इनको क्या अब है? आप ये सिर्फ बातें हैं, जुमले हैं, या इसका कोई एविडेंस है आपके पास? इसका एविडेंस है ना कि गफ्फार कादरी साहब को उन्होंने लड़वाया औरंगाबाद से, 5,000 वोट लिए और इम्तियाज जलील जैसा शख्स जो कि वहाँ के गरीब आवाम का, जो दलित मुस्लिम लोग हैं उनकी आवाज उठा रहे थे, वो हार गए इलेक्शन। इसका इसका प्रमाण आपको एक और लोकसभा इलेक्शन से मिलेगा। लोकसभा इलेक्शन में हमारे यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं आए वो बीजेपी का, सिर्फ वो प्रचार करने के लिए नहीं आए। शिवसेना के साथ उन्होंने गठबंधन तो किया लेकिन प्रचार में एक बार भी नजर नहीं आए, वो खामोशी से घर में बैठे रह गए। ये और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि 150 सीटों पर लड़ाएंगे मुंबई के अंदर, और 150 सीटों पर लड़ाकर भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप बताइए, इतने सालों से समाजवादी पार्टी का जो वजूद है वो खत्म होने को आ गया। गोवंडी के अंदर उनका वजूद था, गोवंडी से उनका वजूद मिट रहा, और ये पूरी मुंबई के अंदर 150 सीटों पर लड़ाकर भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। इसी आधार पर इम्तियाज जलील साहब ने उन्हें गद्दार कहा। लेकिन ये इल्जाम तो एमआईएम पे भी लगता है ना। इसी विधानसभा के इलेक्शन में मौलाना लुकमान नदवी कलीना विधानसभा से एमआईएम की टिकट मांग रहे थे, लेकिन एमआईएम ने उनको टिकट नहीं दिया, वहां से अपना नुमाइंदा नहीं उतारा, जबकि वहां पर 70% मुसलमान वोट थे कलीना विधानसभा में। उधर तो वहां से लुकमान नदवी साहब ने इलेक्शन लड़ा, देख लीजिए कितना वोट मिला। नहीं, बात टिकट हमने की असलम थी, शेख के सामने बात टिकट कैंडिडेट की नहीं थी दी। ना कि वो तो नहीं वंचित बहुजन अघाड़ी पे चले गए बाद में। नहीं, ये तो टिकट की बात है, टिकट देना और नहीं देना ये हमारे पार्टी प्रेसिडेंट का काम है। और दूसरी चीज, ये पार्टी प्रेसिडेंट जो है इसी तरह किसी को टिकट नहीं दे देते। हमारी पॉलिसी ये थी कि मुस्लिम कैंडिडेट जो है उनको जिता कर लाना है, वरना हम जी कैंडिडेट तो शाहिद साहब, असलम आ रहा शेख हूँ आ के रहा हूँ। सामने भी दे सकते थे, हम कैंडिडेट रईस शेख साहब के सामने भी दे सकते थे भिवंडी से, लेकिन हमने नहीं दिया क्योंकि हम कौम के गद्दार नहीं, हम कौम के लीडर्स और कौम की लीडरशिप को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जी शाहिद साहब, क्या कहेंगे? लुकमान नदवी साहब को आप बताइए कितना वोट मिला मैं उनको वहां से इलेक्शन लड़कर। मैं अतीक सर से एक बात कहना चाहूंगा, क्या इलेक्शन लड़ना किसी का हक नहीं है, कोई पार्टी का? आपकी पार्टी का भी मैं ये उठा, बात यूपी में उठा के देख लो, आपका जितने वोट आपकी पार्टी के कैंडिडेट लाए हैं वही वोटों से सामने वाला हारा है। तो क्या आपने सुपारी ली, आपकी पार्टी गद्दार हो गई? वो इलेक्शन लड़ना नहीं, तो हर पार्टी का संबंधित अधिकार है। इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का अधिकार है, उसी तरह हमारी पार्टी का भी अधिकार है। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो ये हमें नहीं, गद्दार अधिकार कहते हैं, तब अधिकार सबको है, लग आता है कि आप अधिकार गद्दार हैं। है सर। और सुनिए, अतीक सर, इम्तियाज अधिकार है, जलील साहब मगर ने सुनिए अगर ना, गद्दार कहा है। पहले मेरी बात सुनिए अतीक सर, हाँ मगर कहिए एक मुस्लिम नेता और एक मुस्लिम नेता को इस तरह की टिप्पणी करे तो दूसरे तो इसका फायदा उठाएंगे ना फिर। और यही इम्तियाज जलील है जिसने आपको फोन किया था कि लाइब्रेरी के बारे में आप पीछे हट जा, तो उस टाइम वो गद्दार नहीं थे, अब वो हाशिम। और अभी इस टाइम एक गोवंडी के अंदर आके और गोवंडी में ही बोलना, उनकी जहां पे इलाका है, जहां पे वो 4 साल चौथी बार विधायक बने, उनको गद्दार बोलना, तो ये किस तरह की बात है यार? तो मैं वही आपको समझाता हूँ कि किस तरह से गद्दार और इन्होंने एक बात कहा और है। बोलूंगा, जिस टाइम पे देखिए उनके ऊपर लाइब्रेरी औरंगजेब, मैं और सी एक बात और, शायद औरंगजेब अतिक सर औरंगजेब सुन के ले, बारे में अतिक जब सर केस एक बना सेकंड था, सुन ले पहले।
जी शाहिद सर, बोलिए बोलिए शाहिद सर। एक मिनट सुन लीजिए, फिर शाहिद उसके भाई, बाद आप बोलते रहिए। शाहिद भाई, औरंगजेब के बारे में जब, अच्छा एक मिनट जमील भाई, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जमील के साहब बारे एक में मिनट जब आ रहे हैं आप टिप्पणी पर। करी थी अबू हाशिम आजमी ने जब टिप्पणी करी, मतलब जब बोला गया था, कुछ गलत नहीं बोला था, उस टाइम इम्तियाज जलील ने अबू हाशिम आजमी का साथ दिया था। जी जमील सर आप कह रहे थे, कुछ कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2014 से जब से एमआईएम पार्टी बिहार, यूपी में लगी, सेकुलर पार्टियों का खात्मा होता चला गया। जी तो आप बताइए कि देश में गद्दारी और राजनीतिक में गद्दारी कौन कर रहा है? जहां जिनका वजूद नहीं है, वहां पर भी जाके चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार से 5 विधायक आए, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, डायरेक्ट बीजेपी जी में शामिल हो जाते हैं। अतीक सर जी जवाब दीजिए। और रही बात इम्तियाज जलील साहब की, इम्तियाज जलील साहब ने जो आके गद्दार कहा, और मुझे ये बताइए कि जो असीमानंद गुस्ताखी करता है हमारे नबी करीम के बारे में, उसके पैर छूते हैं, ये कौम के हमदर्द हैं। जी अतीक सर जवाब दीजिए इस बात का। उनकी उनके एक स्टेज प्रोग्राम गुस्ताखे में रसूल। जाके उनके पैर छू के आते हैं इम्तियाज जलील साहब। जी मैं जी अपने जमील भाई को फिर से करेक्ट कर दूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, आपकी गलती नहीं है, हमारे इलाके में कॉलेज नहीं है, तो आप इस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। मैं पहले शाहिद भाई की बात का जवाब दे दूं, फिर जमील भाई की, बड़े भाई की बात का जवाब देता हूं मैं। जी शाहिद जी भाई ने कहा कि लाइब्रेरी के मुद्दे पर मुझे इम्तियाज जलील साहब ने फोन कर कहा कि अबू हाशिम आजमी साहब को परेशान मत कीजिए, जाने दीजिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अबू हाशिम आजमी साहब का उन्होंने साथ दिया कि जाने अच्छा दीजिए, मुस्लिम लीडर है, परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी 2014, 2019 ये दोनों इलेक्शन के अंदर एमआईएम पार्टी ने अबू हाशिम आजमी साहब का साथ दिया। 2024 में भी हमने कैंडिडेट नहीं दिया, आपको पता होगा, मैंने नॉमिनेशन 3 बजने में 5 मिनट बाकी था तब मैंने नॉमिनेशन फाइल किया। शाहिद सर एक ठीक है, मिनट, शाहिद सुनिए, सर एक मिनट, शाहिद सर मैं बात हो जाने मैं दे, आप बात हो जाने मैं दीजिए। आपको, नहीं नहीं शाहिद भाई आप सुनिए, मैं आपको अब जी जी गद्दार वाली बात खुलकर बता रहा हूँ कि 2:55 पर मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया एमआईएम पार्टी से। उसके पहले औरंगाबाद सीट के ऊपर ये आपके अबू हाशिम आजमी साहब, हमारे जो एमएलए हैं, वो जाकर उन्होंने कहा था कि मैं औरंगाबाद नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं चाहता मुस्लिम लीडरशिप खत्म करना। लेकिन उसके बाद भी चुपके से 2:45 पर अबू हाशिम आजमी साहब ने अपना कैंडिडेट वहां पर लगा दिया। तो ये कौम के साथ गद्दारी है या नहीं है, ये जनता खुद डिसाइड करेगी, आप खुद बताइए। मैंने तो 2:55 पर फॉर्म भरा और उसके बाद में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और रहा औरंगजेब और गुस्ताखे रसूल वाला मसला, तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मसले पर हमारी पार्टी का क्या स्टैंड है, वो हमारे नेशनल लीडर ने, जो है नेशनल प्रेसिडेंट है, वो बताया। और जब गुस्ताखियां बढ़ी थी महाराष्ट्र की सरजमीन, बड़े बड़े नेता थे, खामोश थे, लेकिन ना ही इम्तियाज जलील साहब एमपी थे, ना वो एमएलए थे, फिर भी औरंगाबाद की सरजमीन से हजारों का, लाखों का काफिला लेकर मुंबई तक आ गए। और उसके बाद जो एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ। तो इम्तियाज जलील साहब वो बड़ा नाम है, वो कौम के किस तरह से काम आने वाला असासा है, वो लोगों के समझ में आया। इसीलिए हमारी परसों की सभा, जो कि 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर हमने दिया था, उस सभा के अंदर हजारों का तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आए थे। और जो लोग सुनने के लिए आए थे, उन्होंने पानी की बोतल और अपने जेब से कुछ ना कुछ लेकर आकर लोगों की मदद की, हमारी मदद की। अब मैं जमील भाई की बातों का जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि हमने सेक्युलर पार्टी का जो है, कहीं ना कहीं सेक्युलर पार्टी को खात्मा करने का काम किया है। तो मैं जमील बिल्कुल भाई से एक डेफिनेशन पूछना चाहता हूँ कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है? किस सेक्युलर पार्टी की बात कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी अगर सेक्युलर पार्टी है, या कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है, ये कौन सी पार्टी सेक्युलर है? जब मुसलमानों का मसला आता है, जब ट्रिपल तलाक का मसला आता है, तो समाजवादी पार्टी जो है खामोश हो जाती है। मॉब लिंचिंग के मसले में समाजवादी पार्टी खामोश हो जाती है। लेकिन आज यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जो है, मस्जिदों पर से भोंगे उतरवा देते हैं, अजानें बंद हो जाती हैं, कुर्बानी की तकलीफ होती है, मस्जिदों को ढाक दिया जाता है, तब इनके नेता जो है वो खामोश होते हैं समाजवादी पार्टी पे। और फिर ये आते हैं, बोलते हैं सेक्युलर। अरे सेक्युलर का मतलब ये होता है कि आप धर्मनिरपेक्ष होंगे, और धर्मनिरपेक्षता जो है वो दिखनी चाहिए आपकी पॉलिसीज के अंदर, आपकी स्पीचेस के अंदर। सिर्फ सेक्युलरिज्म दिखना, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को, दलितों को धोखा देता है।
आपकी पॉलिसीज के अंदर फिर कभी आप अगर डिबेट रखेंगे तो मैं उनकी पॉलिसीज के ऊपर भी बात करूंगा। आप जी, जी। आइए कांग्रेस की पॉलिसी की मैं बात कर लूं। कांग्रेस के टाइम में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चों पर पोटा टाडा और मकोका लगा हुआ है। तो आप किस पार्टी को सेक्युलर कह रहे हैं? और असल सेक्युलर पार्टी देखेंगे तो अगर असल सेक्युलर पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हाँ, मुसलमानों के मुद्दों पर हम ज्यादा बात करते हैं क्योंकि आज इस देश के अंदर सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान है। दलितों के मुद्दों पर हम बात करते हैं, वो परेशान है। अभी हम अगर कट्टरवाद पार्टी होते तो पाकिस्तान के खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में बोलने वाली शख्सियत सिर्फ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की है। बाकी सब लोग तो खामोश बैठे हुए हैं कि अगर हमने बोल दिया पाकिस्तान के खिलाफ तो शायद उनका वोट कट जाए। अगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर दिया तो शायद उनका यहाँ का ठीक, कुछ थोड़ा बहुत वोट कट जाए। इनका चलिए। क्या तालमेल है वो आप पूछिए इनसे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं जमील साहब आप कहना कुछ चाह रहे थे। शाहिद भाई आऊँगा मैं अब तक। जमील साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप। मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा कहने का मतलब ये है कि 2014 से जन्म होने का मतलब ये है, पार्टी इनकी पुरानी है लेकिन हैदराबाद तक सीमित थी। जी, ये हैदराबाद से बाहर चुनाव नहीं लड़ती थी पार्टी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने, उसके बाद ये पार्टी का जन्म हुआ। इन्होंने सारे स्टेटों में चुनाव लड़ा और अपने भड़काऊ भाषणों से मुसलमान और हिंदुओं को, हमारे हिंदू भाइयों को डिवाइड करने का काम किया। तो मुस्लिम तो एक मंच पे नहीं आ सका लेकिन हिंदू कहीं ना कहीं एक हो गए। तो कहीं ना कहीं हमें कट्टरता नहीं चाहिए। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है और जब तक हम सब मिलकर नहीं रहेंगे हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। तो कहीं अगर आरएसएस, बीजेपी वाले जो काम कर रहे हैं वही काम कट्टरता एमआईएम पार्टी कर रही है। जी। शाहिद साहब क्या कहेंगे आप? जी। मैं ये कहूंगा कि जमील साहब, आपकी बात मैंने फिर कहा था, जैसे अतीक सर को कहा हूं कि इलेक्शन लड़ना सबका संवैधानिक अधिकार है। वो हर जगह से लड़ सकती है। अब 2014 में आए कि 1925 से बनी हुई ये पार्टी है। तो जैसे जैसे लगता है वैसे वैसे पार्टियां लड़ती हैं अपने हिसाब से। मगर किसी को, मुझे सिर्फ एक ही बात की तकलीफ है कि जिसकी तुम इताअत करते हो, जिसका साथ देते हो और उसी के क्षेत्र में आके उसको उल्टा सीधा बोलते हो। और ये तो होगी जमील भाई की बात। अभी मैं बात करूंगा अतीक सर की। अतीक सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको अबू हाशिम आजमी का शुक्रिया मानना चाहिए कि उन्होंने इम्तियाज जलील के सामने एक कैंडिडेट खड़ा किया तो ही आपको टिकट मिला, वरना आपको भी टिकट नहीं मिलता। इस बात की आपको कबूल करते हो अतीक सर कि सवाल है इम्तियाज आपसे। जलील के सामने अबू हाशिम आजमी ने समझ किया तभी आपको टिकट मिला। टिकट हाँ, मैं एमआईएम शुक्र से अदा नहीं करता हूँ मिलता। मेरे रब का। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका बनाकर क्यों? दिया। अल्लाह के, और हाँ जिस बिल्कुल बेशक। नहीं नहीं मगर ये अल्लाह का शुक्र अदा जरिया तो करता अबू हूँ मैं। हाशिम आजमी बने ना। जरिया तो अबू हाशिम नहीं, आजमी बने। जरिया इम्तियाज तो जलील के सामने अगर इम्तियाज जलील नहीं साहब खड़ा थे। करते कैंडिडेट, नहीं, इम्तियाज जलील के सामने अगर कैंडिडेट नहीं खड़ा करते अबू हाशिम आजमी, तो आपको भी टिकट नहीं मिलता। नहीं तो ये तो जो है अल्लाह ने उनके दिमाग में डाला ना। और इसी को तो गद्दारी कहते हैं। आज मेरे टिकट का सवाल नहीं है, यहाँ पर गद्दारी का सवाल है। मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं था, मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई शौक नहीं था। मेरा शौक ये था कि इम्तियाज अतीक जलील जो सर, है मगर ये गद्दारी गद्दारी विधानसभा सुनो से ना, लड़ जाए। गद्दारी बोलिए 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 बोलिए। नहीं मेरा ये मानना था कि अतीक खान का इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर इम्तियाज जलील साहब का होना ये ज्यादा जरूरी था। लेकिन इम्तियाज जलील साहब को हराने की जो सुपारी अबू हाशिम आजमी साहब ने ले ली, उसी वजह से इम्तियाज जलील साहब ने उनको गद्दार कहा। उसमें बुरा क्या है? और रही हेड स्पीच की बात जो जमील भाई कह रहे हैं कि हम हेड स्पीचेस करते हैं। आप जमील भाई मुझे एक केस बता दें जो एमआईएम के नेताओं के ऊपर एक भी पेंडिंग हेट स्पीच का केस हो अभी इस वक्त। कोई भी केस आप बता नहीं सकते हो
एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, वो केस खत्म हो चुका है जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का। लेकिन अगर गूगल कर लें तो मगर आज कई एक केसेस पानी पिलाना, पानी जनाब पिलाना, अबू हाशिम आजमी साहब के ऊपर ही जो है हेट स्पीच के केसेस चल रहे हैं। पानी पानी। देखिए मुंबई के अंदर लाठी बांटने का काम, आप समाज और देश चलने की बात कर रहे हैं, मराठियों के खिलाफ लाठी बांटने का काम, उत्तर भारतीयों को वर्गलाने का काम अबू हाशिम आजमी साहब ने किया। लेकिन उसके बाद जब उत्तर भारतीयों को मराठी लोगों ने मारना शुरू किया और एमएलए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने मारना शुरू किया, तो अबू हाशिम आजमी ने उनका साथ देने की बजाय कहीं जाकर वो बैठ गए। और उसके बाद जिस तरह से आप बोल रहे हो, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सहारा लेके कि उनका पैर छुआ जा रहा था। आपको पता है राज ठाकरे साहब के साथ अबू हाशिम आजमी साहब के कौन से बिजनेस के रिलेशन हैं? दोनों का ताल्लुक चलता है। पहले आप थोड़ा सा इसको स्टडी कीजिए, उसके बाद आप जो है किसी को इल्जाम लगाइए। जी कहिए शाहिद साहब। अतीक खान साहब की तरफ जाना चाहूंगा मैं। अतीक खान, आपने तीनों पैनलिस्ट की बात सुनी, क्या कहेंगे अतीक खान साहब? फिराज भाई, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब से मैं सुन रहा हूँ, जी दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, चाहे हमारे अतीक सर हो चाहे जमील भाई हो, ठीक है, और किसी के कि पास वो कोई बीजेपी प्रूफ की नहीं है बी टीम आतिफ है, ये सर। बोल रहे हैं वो बीजेपी की बी टीम है। यहाँ देखिए, यहाँ एविडेंस ठीक की है, बात है कि जो इल्जाम लगा है, एविडेंस की बात है, उस एविडेंस पर बात हो रही है यहाँ पे। एविडेंस खाली इल्जाम, जबानी इल्जाम होते हैं, जबानी नहीं नहीं, इल्जाम, इल्जाम लग एविडेंस रहे हैं, देखो कुछ दोनों नहीं एक है। दूसरे पे इल्जाम हाँ, लगा रहे हैं, जी जी लेकिन जी। मेरा बोलने मतलब का मकसद कैंडिडेट ये है कि शाहिद भाई एक मिनट, शाहिद भाई एक मिनट, दोनों भी पार्टी, शाहिद सर एक मिनट। शायद भाई एक मिनट, दोनों भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों की बात करती है, कौम के हमदर्दी की बात करती है, ठीक है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुसलमानों की बात करते हैं, कौम के हमदर्दी की बात करते हैं, कौम को हम क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, कौम को क्या डेवलप कर सकते हैं, उस पर डिबेट होना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाने पर। ठीक है, जमील भाई इल्जाम लगा रहे, अतीक सर उसका जवाब दे रहे, कुछ अतीक सर बोल रहे, उस पर जमील भाई जवाब दे रहे, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी कौम को हम क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, हम कैसा अपनी कौम को, अपने इलाके को डेवलप कर सकते हैं, हमें उस पर बात करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इन सब चीजों के। ठीक है, डिबेट उस चीज के ऊपर ही हो रही है कि उन्होंने गद्दार कहा या जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, नहीं, बात सिर्फ उसी गद्दार चीजें की पर उसी आकर स्टेट। सहमत नहीं रुकी नहीं है। हम्म, गद्दार के साथ उन्होंने यहाँ तक हम्म। कहा है कि फडणवीस के साथ डील हुई है, बाकायदा डील की बात की है उन्होंने। तो किस डील माफ की कीजिए, बात की मुझे है? आवाज नहीं आ रही है। जी एक मिनट। दोनों हेलो। देखो डिस्कनेक्ट हो डील गया। हाँ, भी है, दोनों लोग एक दूसरे हेलो। पे इल्जाम लगाते हैं, दोनों लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। वो कभी बोलते हैं कि फडणवीस की उनसे डील भी है, ये कभी बोलते हैं कि फडणवीस की उनसे डील भी है। तो इसमें क्या सच्चाई वो अल्लाह को मालूम है। ठीक है, इल्जामात तो चलते रहते हैं, हर आए दिन कोई ना कोई किसी पे इल्जाम लगाता है। लेकिन मेरा बोलना बस यही है, एज अ सोशल वर्कर, एज अ समाज सेवक, कि हम दोनों पार्टी, जो भी पार्टी से इलेक्शन दोनों पार्टी से लड़ने वाली है, आप अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट दो, आप अच्छे लोगों को लेकर आओ, ताकि हमारे जो कौम की हम बात करते हैं ना, वो कौम को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से अच्छे लीडर हम तैयार कर सकते हैं, उस पर काम करना चाहिए, बनिस्बत ये कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। और तीसरी जो बीजेपी पार्टी है, दोनों पर इल्जाम बीजेपी को लेकर ही है, और बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी और स्ट्रांग हो रही है, और हम और कमजोर होते जा रहे हैं दिन ब दिन एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की जी वजह जी से। जी शाहिद तो साहब, इन जी सब शाहिद चीजों साहब। पर सोचने की जरूरत है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आतिफ सर, मैं आपको, आतिफ सर आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे पार्टी कोई भी, जिसकी वार्ड में, अभी नगर सेवक का इलेक्शन आ रहा है, जिसकी वार्ड में पहचान अच्छी हो, पकड़ अच्छी हो, उसको टिकट दिया जाता है, ना कि अच्छे इंसान को दिया जाता है। इसमें खर्चा करने वाले को भी दिया जाता है टिकट, कोई भी जी पार्टी होने दो, क्योंकि इलेक्शन में पकड़ के साथ, लोकल पकड़ के साथ साथ पैसे की भी जरूरत होती है। तो वो हिसाब से देख के सिराज सब भाई, आवाज पार्टी जरा वाले अपना अपना टिकट देते हैं। जी किसकी? जी क्या कह रहे थे? पार्टी प, आवाज अटक के आ रही है अभी जमील भाई, जमील हाँ सर, आ रही है, आ रही है, आवाज आई? हाँ आई। आ रही है जी, फरमाइए। तो मैं ये हाँ अभी बराबर आई। तो ये बोलना चाहूंगा आतिफ सर के, अच्छे कैंडिडेट मिलते ही नहीं है और अच्छे लोग इलेक्शन लड़ते ही नहीं है। आप किसी भी अच्छे को बोल दो आप इलेक्शन लड़ने के लिए, वो आपको बोलेगा अरे भाई कौन इस दलदल में फंसता है। जी और अतिक सर, मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा कि जो हिसाब से एमआईएम की सभा में जो भीड़ होती है, वो भीड़ के हिसाब से अगर वोट पड़े तो पूरे राज्य में एमआईएम की सीट होने से कोई नहीं बचा सकता है। एमआईएम को सिर्फ सुनने आते हैं लोग,
शाहिद भाई वोट बिल्कुल नहीं देता बिल्कुल कोई भी। इसी बात पे मैं भी आपकी तायद करूंगा कि जैसे मनसे को लोग सुनने आते हैं, राज ठाकरे को लोग सुनने आते हैं, लेकिन वोट की यस अगर यस बात की जाए यस, तो उनके खासदार आमदार निकल कर नहीं आ रहे। बिल्कुल उसी तरह नहीं एमआईएम का आते भी हैं। हाल है कि लोग सुनने तो आ रहे हैं लेकिन सीट्स नहीं निकल पा रही है। क्या ये कहना चाह रहे भाई, हैं आप? यस। जी आतिफ खान साहब, कुछ शाहिद कह रहे भाई, थे आप? मैं आ रहा हूं सर आप पे। जी सर। आतिफ खान कुछ कह रहे थे पहले। जी आतिफ खान। भाई शाहिद भाई ने जैसा कि बोले कि कोई भी अच्छा इंसान इसमें आना ही नहीं चाहता है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पैसा और बाकी चीजों को देखकर ही टिकट देती है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जब तक इस दलदल में आएंगे नहीं, इस कीचड़ में आएंगे नहीं, तब तो कीचड़ साफ कैसा होगा। आज बहुत सारे यंगस्टर है ना, काम करना चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सही पार्टी उनको टिकट नहीं देती है, सही कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिलते, टिकट उनके कट जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हक पर काम करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं चापलूसी करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और यही कौम की बात करने वाली जो पार्टीज है, मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ ना किसी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ इन लोगों के सामने। लेकिन बस यही बोलना चाहता हूँ कि इसमें तो कुछ पार्टीज ऐसी है जो चाहती है कि उनकी चमचागिरी करो, उनकी चापलूसी करो तो उनको टिकट मिलेगी। तो इस तरीके के अगर हमारे कौम के लीडर अगर इस तरीके से चलेंगे और इस तरीके से अगर वो लोग काम करेंगे और ताकत देकर पैसा देकर अगर किसी को टिकट देंगे तो अच्छे लोग कैसे आएंगे। तो हम बिल्कुल जिनको सही। लीडर चुनकर दे रहे हैं, जिनको हम लीडर बना रहे हैं, वही लोग अगर इस तरीके से काम करेंगे तो आगे लीडर कैसा तैयार होंगे, और फिर हमारे आगे की जो जनरेशन है उनको कैसे अच्छे लोग मिलेंगे, और किस तरीके से हम लोग फिर आगे इन फ्यूचर के लिए हमारी जो आने वाली कौम जनरेशन है उनके लिए कैसा काम करेंगे। तो ये सवाल है मेरा शाहिद भाई, जब तक दलदल के अंदर कीचड़ के अंदर उतरेंगे नहीं तब तक कीचड़ को हम साफ नहीं कर सकते। दूर से अगर हम कीचड़ को देखेंगे तो कीचड़ और बढ़ते जाएगा, और कीचड़ बढ़ते बढ़ते वो एक तरह का दलदल बन जाएगा। तो उसमें जाकर उसके अंदर कूद कर हमें अपने अंदर अपने आंख पे भी कुछ गंदगी लगेगी, तभी वो गंदगी साफ होगी। तो अभी तो हमें अच्छे लोगों को आतिफ सर मैं चुनकर आपको लेकर आना है। शाहिद आ रहा हूँ भाई, शाहिद खान आतिफ साहब सर बहुत देर मैं से आपको कुछ कहना आतिफ चाह रहे सर हैं। शाहिद साहब खान साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जमील खान साहब। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने आतिफ भाई की बात सुनी कि जी अच्छे लोग नहीं आना चाहते हैं, तो मैं आतिफ भाई को दावत देता हूँ कि आए वो समाजवादी पार्टी से जुड़े, और हम लोग मिलकर, जब हम लोग खुला ऑफर मिलेंगे, है, आइए। एक आप सोशल वर्क बहुत अच्छा काम कर। जी जी। हेलो जमील खान साहब। जी आवाज आ रही है? हेलो जमील खान साहब आवाज आ रही है? जम कट गई थी। जी बोलिए। हेलो, कट गई थी। हेलो। बोलिए, आ रही बोलिए है, बोलिए आवाज आ रही जमील है भाई, आपकी। जमील हेलो। साहब बोलिए। जमील सर बोलिए। हाँ, लाइन कट गई थी। आ रही आवाज। हाँ, हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आतिफ भाई एक समाज सेवक हैं, सोशल वर्क, और कहीं ना कहीं आम जनता के लिए अच्छे कामों की उम्मीद रखते हैं से, और अच्छे काम शायद उनसे नेटवर्क का उनका इशू जो है, भी हो उनके सकते इशू है हैं नेटवर्क का। यहाँ पर करते चलिए हैं, मैं फिर से अतीक सर के पास भागते जाना चाहूंगा। अतीक सर हैं। फरमाइए। हाँ, माफ कीजिएगा, मैं डिबेट का कुछ हिस्सा सुन नहीं पाया, थोड़ा सा मेरा इशू हो गया था। जहां तक के बात रही अच्छे लोगों की पॉलिटिक्स में आने की, तो अब मैं शुरुआत हो रिपीट कर चुकी है। देता हूं। नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं। मैं अतीक सर रिपीट कर देता हूं। शाहिद खान साहब ने यह कहा था कि जिस तरह से मनसे की कार्यक्रम में भीड़ जमती है राज ठाकरे को सुनने के लिए या उनके कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए, लेकिन उनके विधायक और कॉरपोरेटर्स निकल कर नहीं आते, उसी तरह एमआईएम के कार्यक्रम में भी भीड़ आती है सिर्फ सुनने के लिए, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जमीन लेवल पर लोग उन्हें वोट नहीं देते। यह चर्चा हो रही थी। नहीं, देखिए, ये इस बात को अगर आप कहोगे सुनने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोग सुनना आते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए सुनने आते हैं। लेकिन अभी जो 2024 का विधानसभा इलेक्शन गया, इस इलेक्शन को अगर आप आपने गौर से देखा होगा, तो एक सीट तो हमने जीती है, और 5 ऐसी सीटें थी जो बहुत क्लोज फाइट हुई है, जहां पर हम सेकेंड नंबर पर आए हैं। और हमें वोट किस तरह से मिले हैं? 92,000, 78,000, 42,000, इस तरह के वोट, 50,000, 48,000, इस तरह के वोट हमने वोट शेयर लिए हैं। और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के बाद अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो पता ये चलेगा कि हमारा वोट शेयर जो है वो बढ़ा हुआ है। और गोवंडी के अंदर जिस तरह से भीड़ उमड़ कर आ रही थी इलेक्शन के पहले, उस भीड़ ने बताया कि 42,000 लोगों ने भरोसा किया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर, भरोसा किया हमारे
कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पर और इम्तियाज जलील साहब। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये जो धारणाएं हैं, ये धारणाएं टूटेंगी और कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदे जीत कर आएंगे। और एक बात आपको मैं ये भी बता दूं कि इलेक्शन जो है, इसी का नाम है, इलेक्शन लड़ने वाले या तो जीतते हैं या तो हारते हैं। अगर आप भाजपा बीजेपी की बात करेंगे तो एक वक्त में बीजेपी के सिर्फ 2 MP हुआ करते थे, जब वो पूरे भारत देश के अंदर नहीं थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जहां पर उन्होंने 350 MP को क्रॉस किया। तो जी अप्स एंड डाउन से पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है, लड़ते रहना हमारा काम है। हम लड़ते रहेंगे, मोहब्बत पाते रहेंगे लोगों का, और इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि हमारी भी सीटें हैं जो ज्यादा से ज्यादा चुनकर आएंगे। और इस आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मुंबई के अंदर मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि मुंबई के अंदर हमारे कितने कॉर्पोरेटर जीत कर आते हैं, ये इंशाल्लाह आपको वक्त बताएगा। जी खान साहब, शाहिद खान साहब फरमाइए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं जमील सर से मेरी बात है। जमील सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आतिफ सर को आप दावत दे रहे हैं, तो आप वो अच्छा काम कर रहे हैं 139 से, तो आप गारंटी दे सकते हो कि आपका वहां पे नगर सेवक भी नहीं है तो इनको टिकट मिल सकता है? जमील खान साहब शायद मेरे आप ख्याल से दावत दे पैनल रहे हो से ना? नेटवर्क के, जमील खान साहब शायद नेटवर्क में नहीं है, जिसके चलते वो टच में नहीं आ पा रहे हैं, आवाज उन तक शायद नहीं जा पा रही है शायद साहब। नहीं, दावत दी जाती है, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, दावत दी दावत जाती है तो पॉलिटिकल सर, पहले शाहिद खान साहब अपनी बीजेपी बात पूरी कर रहे हैं। अतिक सर पहले शाहिद खान साहब को अपनी बात पूरी करने दे। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना मैं सर, कि दावत दी जाती है, आ दावत में चुके हैं, आ मगर ये चुके हैं। कंफर्म नहीं किया जाता जमील सर। जमील सर, जमील खान साहब आवाज आ रही है? जमील खान साहब, आप जैसे कि आतिफ शेख को आप दावत दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, बराबर? जी हेलो जमील सर। नहीं, आवाज नहीं जा पा रही है उन तक। जमील सर, हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी जैसे कि आप आतिफ हाँ शेख को बोलिए दावत सर। दे रहे हो और 139 से आपका कारपोरेटर था वो भी शिंदे गुट में चला गया, तो आप गारंटी देते हो कि आतिफ सर जब काम अच्छा कर रहे तो उनको टिकट मिलेगा नगर सेवक जी, का? जवाब दीजिए जमील साहब। अबू हसीम अजमी साहब, साहिब भाई मैं आपकी जवाब दे दूं। जी मैं हमारा जमील खान साहब आवाज आ रही है? हमारा सदस्य की साहब है, आप उन्हीं और वो उनके अबू हसीम मो- आजमी साहब पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहते हैं। जब तक आप उनसे जुड़ेंगे नहीं तो फिर आगे टिकट की बात किस तरह नहीं, यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहूंगा। अगर ये बात है तो अतीक सर एक पढ़ा लिखा इंसान था, एमआईएम रखेंगे? के पास जाने तो की जब जरूरत नहीं थी। एमआईएम की समाजवादी ने अतीक खान को टिकट क्यों नहीं दी फिर? हमने उनको भी दावत दी थी। मतलब जहां तक, मतलब जमील सर आपका ये कहना है कि आइए आइए हमको झेलिए, हमको लगेगा तो हम एक आपको बार टिकट देंगे, और ऐसा? क्या, मैं अपनी बात खत्म कर लूं शाहिद जी भाई। जी 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 शाहिद जी भाई जी बोलिए। जी, कहिए मेरी बात कहिए। को पूरी जी होने जी दीजिए। बोलिए। हाँ, जी अतीक सर को भी ये दावी थी। अतीक सर से आसिम भाई की एक मीटिंग हुई थी जिसमें अतीक सर ने लाइब्रेरी का एक मुद्दा रखा था और आसिम भाई ने उसको एक्सेप्ट किया था कि ठीक है मैं उसको लाइब्रेरी बनाऊंगा, और मैंने वो लाइब्रेरी बनाई। हम्म उसकी चाबी भी अतीक सर हम्म को दी गई। फिर अतीक सर से क्या जाने क्या बात, अतीक सर ने 2 दिन बाद वो चाबी को लौटा दिया और उन्होंने ये भी अच्छा कहा था कि अगर वो लाइब्रेरी बन जाएगी तो मैं एज ए अतीक खान समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। मेरे पास उसका आज भी वीडियो मौजूद है। अच्छा ये बात मैं अच्छा हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये सर अतीक सर भी जानते हैं। अच्छा, ये एविडेंस के साथ बोल रहे हैं आप? हाँ, जी खान साहब। आने की आतिफ दावत सर देने का बोलिए। मुतालबा है समाजवादी पार्टी में। सुनिए, समाजवादी पार्टी में अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आए, हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं, परिवार है। जी जी अतीक सर कहिए। मैं करेक्ट कर दूं जमील भाई साहब को, पहले जो वीडियो है वो रिलीज कर दिया। मैंने एक इलेक्शन लड़ा, उस इलेक्शन में वो वीडियो होता तो रिलीज हो जाता। ये थोड़ा पॉलिटिकल, मैंने उन्हें पॉलिटिकल साइंस में किया और उससे ज्यादा मैंने पॉलिटिशियंस को पढ़ा है, समझा। तो ये वीडियो रिलीज कर दो। और रही बात लाइब्रेरी की, तो हाँ, ये बात उन्होंने एतराफ किया कि लाइब्रेरी का जो आइडिया है, जनाब अबू हाशिम आजमी साहब के पास मैं गया था लेकर, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी गए थे।
वहां पर लाइब्रेरी को ले जाकर मैंने विजिट भी कराया, लाइब्रेरी भी स्टार्ट किया। और हाँ, मैंने ये कहा भी था कि अगर आप लाइब्रेरी और एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ। मैंने पार्टी ज्वाइन करने या इलेक्शन लड़ने की बात नहीं की थी। हाँ, अगर वो लाइब्रेरी पर काम करते, आज मैं उनके सामने जो पॉलिटिशियन की तरह बैठकर आकर बैठ गया दिल्ली के अंदर, या मैं इमाम पार्टी से इलेक्शन लड़ा, ये उसकी वजह लाइब्रेरी की लड़ाई थी। इन्होंने लाइब्रेरी की बात की, लाइब्रेरी को खोला गया, 2 साल के बाद लाइब्रेरी लॉक कर दी गई, 2 साल तक लाइब्रेरी बंद थी। फिर मैंने स्टूडेंट्स को लेकर कहा कि अगर ये लाइब्रेरी नहीं खुलती है पढ़ने के लिए तो हम उसके लिए जो है हड़ताल करेंगे। आनंद फानंद में लाइब्रेरी खोली गई, झूठ बोला गया कि 5,000 का लाइट बिल आता है और पानी का बिल आता है। मैं आज तक इसका लाइट बिल और पानी बिल इनके नेता से मांगता हूँ, अगर जमीन भाई इसका लाइट बिल और पानी का बिल अगर हेलो। पब्लिश कर दे, उस टाइम में देखिए 2022 में यहाँ इनके पास यहाँ लाइट खान बिल और साहब, पानी बिल था। अतिक सर, चर्चा हमारी नहीं, इम्तियाज जलील के बयान पर होनी है, लेकिन जी, अब हम नहीं, गवंडी नहीं, गवंडी की हम लोग लाइब्रेरीज पे जा रहे हैं, तो मैं फिर से वहीं आप लोगों को ये लाना चाहूंगा कि मुझ पर इल्जाम आया, मैं उसको ही क्लियर कर रहा हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल, ये लेकिन चाहते हैं बात पढ़े लिखे बात लोग इनकी पार्टी ज्वाइन करें। सुनिए, ये चाहते हैं पढ़े लिखे लोग इनकी पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन इनके वो नेता जो पूरी तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, पूरी तरह से जो है गटर नाली चाली के पैसे खा रहे हैं, उसका भी प्रमाण है। मैं प्रमाण ऐसे पेपर के साथ दिखाता हूँ और बोलेंगे तो पब्लिश भी कर दूंगा। ऐसा सिर्फ ओरल प्रमाण नहीं देता मैं। ये जो कर रहे हैं, इनके पीछे डंडा डंडा लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए, बस यही चाहते हैं। वरना 2009 से लेकर 2025 आ गया, इनको कोई पढ़ा लिखा नजर नहीं आया। लेकिन आज जब एक अतीक खान, यहाँ का लोकल टीचर जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, गोलंदी की जनता, जिंदादिल जनता जिन्होंने पढ़े लिखे इंसान को पसंद किया और उस जर्रे को उठाकर नेता बना दिया, तब इनको आज पढ़े लिखे लड़के याद आ रहे हैं, पढ़े लिखी लड़कियां याद आ रही है। अल्लाह का एहसान है कि कम से कम हम अपने नेगेटिव में सेट हो गए। हम चाहते थे कि गोलंदी के अंदर पढ़े लिखे लोग जीत कर आ गए, ताकि गोलंदी का भला हो, यहाँ पर कॉलेजेस बने, यहाँ पर स्कूल बने, यहाँ पर लाइब्रेरीज बने और लोगों को एजुकेशन मिले, नशे की लत से बच्चे बचे और गोलंदी का भला हो। बस हम इतना ही जानते हैं और चाहते हैं। देखिए, यहाँ यहाँ मैं चारों पैनलिस्ट को बताना चाहूंगा, क्योंकि चारों पैनलिस्ट गवंडी से ताल्लुक रखते हैं। एक टीचर है, एक समाज सेवक है, एक पत्रकार है और एक पॉलिटिशियन है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि गवंडी पूरे मुंबई का वो इलाका है कि मुंबई पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत गवंडी नशा मुक्त अभियान शुरू किया है। तो ये एज अ गवंडी होने के नाते, एज अ गवंडी कर होने के नाते आप चारों कैसा फील करते हैं? क्या ये इज्जतजनक बात है या ये अपमानजनक बात है गवंडी कर होने के नाते? बिल्कुल मैं पता शर्मसार बोला करने वाली बात है। शर्म जी जी, बोलिए अतिक। ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है। अगर मैं यहाँ का 2 या 3 घर का विधायक होता और मेरे इलाके में इस तरह का प्रोग्राम होता, तो मैं तुरंत रिजाइन करके घर चला जाता कि शायद मेरी कमियों की वजह से आज गोवंडी के अंदर इतना नशा पनपा है। लेकिन हमारे यहाँ तो खैर अल्लाह की जो है मसलियत है, हम लोगों की कुछ नाकामियां हैं, जो गोवंडी के अंदर नशा भी और बहुत अभी भी बिक रहा है। अभी आप देखेंगे 2-4 दिन पहले कई करोड़ के एमडी के साथ एक गोवंडी का नौजवान जो है पकड़ा जाता है। लेकिन नौजवान 22 साल का पकड़कर जेल में चला जाता है, इसके पीछे कौन लोग हैं? शायद इसकी इंक्वायरी अभी तक हुई नहीं हुई। ये सारी बातें आकर हमारे आमदार साहब को लोगों के बीच में रखना चाहिए और पुलिस के साथ स्ट्रिक्ट बात करनी चाहिए कि इसके पीछे, जी क्योंकि 22 साल का लड़का 6 करोड़ की एमडी लाकर नहीं बेच सकता है। इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है, कहीं वो रैकेट पॉलिटिकल तो नहीं है, पता लगाना यहाँ की पुलिस का काम है और आमदार साहब का काम है कि ठीक। पुलिस को काम देकर और उसको जनता के सामने लाए। लेकिन आमदार साहब आज तक खामोश है इस मैटर। चलिए, अंतिम 2 मिनट, शाहिद साहब क्या कहेंगे? मैं ये गोवंडी के जो नशा मुक्त अभियान निकला था, वाकई ये गोवंडी कर के लिए शर्मसार की बात है। मगर मैं बात करूं आपसे तो गोवंडी में गोवंडी पुलिस स्टेशन आता है, शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन आता है, देवनार पुलिस स्टेशन आता है, 3-3 पुलिस स्टेशन की हद आती है और जिसमें एक आमदार नहीं 2-2 आमदार है। जी मैं किसी एक को पर्सनल टिप्पणी देख के नहीं बोलूंगा, 2-2 आमदार आते हैं, फिर भी नशा यहाँ धड़ल्ले से चल रहा है। जैसे अतिक सर ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही कमला रामन नगर से 1 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था, मगर वो वहीं तक सीमित रह गया। उसके आगे तक का कौन है, उसके आगे तक का कौन है, वो भी अभी तक पता नहीं चला। और रही बात ये, मैं जमील साहब से बोलना चाहूंगा कि ये चौथी मर्तबा आमदार साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको तो फॉर्म भर के अपने घर पे आराम से लेट के जीत जाना चाहिए था।
क्योंकि चौथी मर्तबा जीतना, हैट्रिक मारा हुआ इंसान जीतना, जी जमील अपने साहब काम आवाज से आ रही है? 15 जमील साल साहब अपने आपको काम आवाज आ के रही है? बेस पे। जमील साहब हाँ, आवाज आ रही है शाहिद जी भाई। और चलिए, शाहिद भाई अंतिम को मैं 2 मिनट, जवाब दे दूं। अंतिम दो हाँ, मिनट जी 15 आपके साल पास है काम, शाहिद। 15 हाँ, शाहिद भाई को मैं जवाब, 15 साल शाहिद काम भाई कर, ने, हाँ। हेलो, जी शाहिद साहब आवाज जवाब देने दे जमील शाहिद साहब। भाई ने जो कहा कि इस बार अबू आसिम आजाद को घर में बैठकर ही जीत जाना चाहिए था, जी जी तो जीत जी जाते। लेकिन क्या करें, भाजपा वालों ने सुपारी दे दी थी, इसके लिए मेहनत करना पड़ा। जी नहीं नहीं सुपारी, और एक बात और बोल दूं मैं, अतीक और सर का भी इसमें बड़ी वहम, सुपारी अतीक थी। सर को बात बता दूं मैं। जमील सर, एक मिनट। अतीक अतीक सर, आपको जो 42,000 वोट मिले हैं ना, वो नवाब मलिक और बुलेट पार्टी ने, क्योंकि जी लोगों के चलिए, दिमाग में आ अंतिम गया था कि बुलेट पाटिल जीत रहा है। जी अंतिम समझ अंतिम रहे दो आप, मिनट जिसकी में वजह से लोग आतिफ कन्वर्ट खान साहब हुए। आपसे जानना चाहूंगा, अंतिम 2 मिनट में आप क्या कहेंगे? चलिए आतिफ खान साहब। देखिए, जो हमें कह रहे हैं कि हुमायूं जो भाजपा की सुपारी लेकर आई थी, भाजपा की सुपारी से वो बच गए। अगर मैं कह रहा हूँ बुलेट पाटिल साहब नहीं होते, तो अबू हाशिम आजमी साहब जितने वोट पाए 54,000 वोटों से हारते। और अगर ये इम्तियाज जलील साहब को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अबू हाशिम आजमी साहब एक बार रिजाइन कर देवे और ये 4 महीने के अंदर इलेक्शन करवा लेंगे। बुलेट पाटिल साहब नहीं होना चाहिए, और जब वो लड़े तो भी आसिम भाई सिर्फ अब उससे जीत कर दिखा देंगे। इम्तियाज जलील साहब को महाराष्ट्र प्रदेश के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर है और हिंदुस्तान भर के अंदर उनकी मकबूलियत है। तो मेरा यही कहना है कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह सबका जो है घमंड गुरूर ये जमीन पर लेकर आएगा, और समाजवादी पार्टी जिस घमंड और गुरूर में इतने सालों से जी रही थी, उनका घमंड और गुरूर और उनके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जरूर चूर चूर करेगा। समाज सेवक आतिफ अतीक सर, आतिफ खान क्या कहेंगे? आतिफ खान साहब जी, लास्ट 1 मिनट आपके पास है, आतिफ खान साहब। सिराज भाई, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो नशा का जो अ, अ, पुलिस की तरफ से जो आंदोलन रखा गया था, वो गोवंडी वालों के लिए शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। हम गोवंडीकर्स के लिए खासकर, क्योंकि हमारे इधर आज हमारा जो गोवंडी है ना, वो हब बन चुका है। और जी ये सच्चाई है, हकीकत है। हब बन इसे चुका है। हब एक्सेप्ट का करना मतलब आप पड़ेगा, समझते बिल्कुल हो बिल्कुल। कि हम डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर। समझ रहे हैं आप? इसका यहाँ सर देन किसको सप्लाई मानते हैं होती है। आप, अभी इसका जो देन? 6 करोड़ के एमडी जो पकड़े गई है, जो फैक्ट्री पकड़े गई है, जी आपको कोई सोच सकता था कि गोवंडी के अंदर एक फैक्ट्री मिलेगी, वो भी एमडी बनाने की? जी और भी इस तरीके से और भी क्या क्या गोवंडी के अंदर चल रहा है, किसी को मालूम है? बिल्कुल पुलिस क्या कर ठीक रही है? है। मेरा पुलिस से भी सवाल है, हमारे स्थानीय एमएलए साहब से तो मेरा सवाल है ही है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनको फडणवीस सर से, जो होम मिनिस्टर है हमारे महाराष्ट्र के, उनसे बात करना चाहिए, उनको आंदोलन करना चाहिए। आप जो कर सकते हो करो, क्योंकि आप एमएलए की पोस्ट पर हो। आपसे इसलिए हम सवाल करते हैं इस इशू पर। उसके बाद रही बात पुलिस विभाग, पुलिस क्या कर रही है और पुलिस पर हमारा कंट्रोल क्या है? पुलिस ठीक काम क्यों नहीं करती है जिम्मेदारी के साथ? तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इंशाल्लाह हम लोग जो भी लोग हैं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी से, मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ, चाहे समाजवादी, एमआईएम हो, चाहे जो भी पार्टी हो, सबको मिलकर इस मुद्दे पर काम करना चाहिए। तभी बिल्कुल हम ठीक। चलिए शाहिद साहब, इसका अंतिम सॉल्यूशन 1 मिनट निकाल आपके सकते हैं, इसको पास। खत्म कर शाहिद सकते हैं। खान 1 मिनट, अंतिम 1 मिनट आपके पास जी, बोलिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अतीक सर, शाहिद आपको मालूम है भाई, एक बाईखल्ला से मिनट वारिस मुझे पठान, टाइम दीजिए, मैं आऊंगा वारिस आऊंगा, पठान, 1 मिनट बात आपको भी रखना दूंगा। चाहता हूँ। खान साहब 1 मिनट दूंगा आपको जी, बोलिए शाहिद खान साहब जल्दी। अतीक सर वारिस पठान दूसरी टाइम इलेक्शन लड़े थे, तो वो 5 साल अगर वर्क अच्छा किए होते तो सेकंड टाइम क्यों हार गए वो? वहां ठीक पे है, तो आसिम भाई का कोई, एक समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था। ये सवाल छोड़े जा रहे हैं, ये फिर अगली डिबेट में इसे कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। ये एक सवाल है। मैं यहाँ इलेक्शन अंतिम तो जमील डॉक्टर शेख सर बाबा साहब आपसे, अम्बेडकर के हार गए थे। नहीं समय देखिए, समय बढ़ता जा रहा है, 1 1 मिनट ऐसे ही हो जाएगा। जमील खान साहब लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? जमील एक साहब मिनट आपके बोलिए। पास। मैं लास्ट में 1 मिनट अपनी बात यही रखना चाहूंगा कि गोंडी में आकर इम्तियाज जलील साहब ने जो बेबुनियाद बातें की, अगर वो अच्छे विधायक क्या अच्छे सांसद होते तो दोबारा जीकर आते। आप सांसद हार गए, आप कहीं ना कहीं एमएलए का इलेक्शन भी हार गए, और हारने का ठीक रहा। कहीं ना कहीं वो अबू हाशिम आजमी साहब पर फोड़ रहे हैं। तो मैं बस उतना ही इम्तियाज जलील साहब के बारे में कहना चाहूंगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और उनको इतना ही अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर या उनकी अबू साहब को हरा सकते हैं, तो मैं उनको खुली चुनौती है
जी अगली बार वो पूरी तैयारी के साथ आए, अबू आसिम आजमी साहब के साथ लड़े। अगली बार नहीं लोकतंत्र बल्कि अब आने वाले निकाय चुनाव में ही 6 वार्ड है गवंडी में। अब ये लड़ाई एमआईएम और समाजवादी के बीच है कि समाजवादी कितनी सीट निकालती है या एमआईएम वहां से कितनी सीट निकालती है। और कहीं ऐसा ना हो कि पता चल जाएगा। में दोनों नवाब पीछे रह जाए और बीच से कोई अपनी पटरी साफ हाँ, करके निकल जाए। तीसरा कोई आ जाए। बिल्कुल ये अल्लाह लड़ाई का अब शुक्र अदा गवंडीकरों करना के चाहिए लिए। कि क्या जलील साहब जो है वो गारंटी नहीं आए थे, वरना 54,000 की जगह वो जो है 45,000 हो जाता और हमारे 42 की जगह जो है वो कहीं 64 चलिए 65 ठीक है, हजार में हो बहुत जाते। बहुत शुक्रिया। और मैं आने वाले हमारे निकाय सभी चुनाव में जरूर बदलेंगे। जी जरूर। चलिए मैं तमाम पैनलिस्ट का फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपना समय निकाल कर आए, इस चर्चा में शामिल हुए, सवालों जवाब आपका भी हिंदुस्तान डेली शुक्रिया। के इस प्रोग्राम में। आप चारों पैनलिस्ट को मैं फिर आप से एक बार भी शुक्रिया अदा शाहिद करता हूं। भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, जिंदगी रही। फिर किसी विषय में गवंडी के मसले को लेकर आप लोगों से चर्चा होगी, आपको फिर से इनवाइट किया जाएगा। जिंदगी फिर सभी रही, दोस्तों को मुलाकात होगी। सुरक्षित रहे, सतर्क रहें, अपने घरों में रहें। शब्बा खैर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।